हाँ, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हमें फोर्स एक एरे दिया गया था और जिसमें चांसेस थे 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज होने के, either -1 या फिर 0 1 यहाँ पे डिफाइन किया गया है। -1 मतलब कोई फोर्ट नहीं था, 0 मतलब एनिमी फोर्ट और 1 मतलब द फोर्ट इज अंडर माय कमांड। सो बेसिकली हमें ये कहा गया था कि हम अपने जो फोर्ट हमारे कमांड में है वहां से हम किसी एम्प्टी पोजीशन वाले फोर्ट में जाना चाहते हैं और पूरे एंटायर पाथ में सिर्फ एम्प्टी फोर्ट्स होना चाहिए। अगर 1 -1 भी है, सपोज मैं 1 से -1 जाना चाहती हूँ और बीच में अगर कोई 0 के अलावा अगर कुछ और आ गया, दैट मीन्स मैं वो पाथ फॉलो नहीं कर सकती। मेरे पूरा 1 या -1 या -1 बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों हो सकता है और बीच में एम्प्टी फोर्स होना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्टी फोर्स निकालना है दैट कैन बी कैप्चर्ड, और अगर पॉसिबल नहीं है जाना, दैट मीन्स इन दैट केस हमें 0 रिटर्न करना है। तो मैंने इसके लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाया। बेसिकली मेरा एन स्क्वायर में जाता है कोड। सो इसमें मैंने क्या किया, आइट्रेट किया इन फॉल्स एरे में, और जब जब मुझे मेरे कमांड का एक फोर्ट मिला, मैंने उस पे फिर से आइट्रेशन किया उस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स से टू द राइट कहाँ पे मुझे -1 मिलता है और टू द लेफ्ट कहाँ पे मुझे -1, बिकॉज आप बैक एंड फोर्थ जा सकते हो एज पर द कंडीशन। सो इसमें और जहाँ पे मुझे एक बार एक एम्प्टी फोर्ट पहुंच के मुझे अगर -1 इनकाउंटर हो जाता है, दैट मीन्स मैं वहां अपना फोर्ट रख सकती हूँ, तो मैं वहां पे ब्रेक कर दे रही हूँ और एवरी टाइम मैं मैक्स ऑफ द आंसर मतलब एक वेरिएबल रख रही हूँ आंसर और मैक्सिमम वहां पे स्टोर करते जा रही हूँ। सो इसके लिए मैंने ये मेरा फर्स्ट फॉरवर्ड वाला रूप जा रहा है, जे i+1 मैंने दिया है और ये के मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ पर्टिकुलर इंडेक्स से, और वैसे करके मैंने आंसर वेरिएबल स्टोर किया और फिर आंसर को रिटर्न कर दिया। ऐसे मेरा मैक्स काउंट स्टोर हो रहा था। ओके, तो ठीक है। तो त्रिलाशा, तुम्हारा सॉल्यूशन बिग O n स्क्वायर का था, राइट? हाँ भैया, So, एन स्क्वायर का can you था। think of a big O n solution? क्योंकि ये मैंने big O n में सॉल्व किया था, इसको big O n में भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हाँ भैया पता है, या एन तो स्क्वायर अगर कांस्टेंट थे। या सो सिंपल थिंग था, अगर big O n में सॉल्व करना है, अगर big O n में सॉल्व करना है तो क्या किया जा सकता है, 1 0 0 0 -1 ऐसा होना चाहिए, या फिर ऐसा लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, 1 सम जीरोस एंड देन -1। तो क्या किया जा सकता है, एक फ्लैग मेंटेन किया जा सकता है, जब भी फ्लैग को 0 रख सकते हैं, जब 1 एनकाउंटर होगा फ्लैग को 1 कर सकते हैं, जब तक 0 आता रहेगा फ्लैग को 1 रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और एक लेंथ या काउंट रख सकते हैं जीरोस का, उसको इंक्रीज करते जा सकते हैं, और जब -1 आएगा तो आंसर को फिर काउंट से अपडेट कर सकते हैं। अगर फ्लैग 1 है और बीच में फिर से 1 आ गया, तो फिर x को 0 कर सकते हैं, वो काउंट को 0 कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से बिग O n में भी इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यप। नाउ लेट्स go to problem B. Okay, Pinchi, now you can start explaining your solution. Okay, is my screen visible? Yeah. Okay, so इस क्वेश्चन में क्या था कि एक पॉजिटिव फीडबैक एरे है जिसमें जो भी वर्ड्स है उसके लिए +3 होगा उस स्टूडेंट को, वो पर्टिकुलर इंडेक्स के जो स्टूडेंट है, एंड सेम नेगेटिव फीडबैक में जो जो वर्ड्स है उसके लिए -1 होगा, एंड उस स्टूडेंट का आईडी दिया है स्टूडेंट आईडी में, एंड उसमें से हमें निकालना है कि जो टॉप 2 स्टूडेंट है जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उनको हमें आउटपुट करना है, उनका जो स्कॉलर आईडी है, स्टूडेंट आईडी। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो पॉजिटिव वाला वेक्टर है उसको मैंने एक सेट में डाल दिया और नेगेटिव वाला को भी डाल दिया। फिर मैंने ये जो एरे था जिसमें सेंटेंसेस दिया है, रिपोर्ट्स, उसमें आइटेट किया, फिर एक स्ट्रिंग में पूरे स्ट्रिंग को ले लिया, ये पूरा स्ट्रिंग। फिर उससे क्या होगा कि एक एक वर्ड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। उसके बाद हर एक वर्ड को चेक किया, अगर वो पॉजिटिव वाले वर्ड से है
फिर मैंने वो काउंट जो 0 से इनिशियलाइज था उसको +3 कर दिया, एंड अगर वो वर्ड नेगेटिव वाले सेट से है फिर मैंने -1 कर दिया। फिर ओवरऑल वो स्टूडेंट आईडी का जो भी काउंट निकला तो उसको मैंने वेक्टर में डाल दिया उसके स्टूडेंट आईडी के साथ। फिर इधर दिया है कि अगर 2 स्टूडेंट का सेम पॉइंट्स है फिर उसको हम लोअर आईडी के हिसाब से सॉर्ट करना है उसको। इसके लिए क्या किया कि वो फैक्टर को सॉर्ट किया और उसमें कस्टम जो कंपेरेटर है वो लगा कि अगर जो स्कोर इक्वल है फिर हमने जो सेकेंड वाला जो स्टूडेंट आईडी है उसके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, या फिर स्कोर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उनमें से जो आंसर वेक्टर है उसमें पहले फर्स्ट के स्टूडेंट आईडी डाल दिया, फिर उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। yep. तो ये प्रॉब्लम भी इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन था। बस इसमें वो जो ब्रूट फोर्स स्ट्रिंग स्ट्रीम दिया गया है वो उन सब से डील करना, हो सकता है किसी ने पहले स्ट्रिंग स्ट्रीम या से डील ना किया हो तो थोड़ा उसमें फंसा जा सकता है। वैसे इम्प्लीमेंटेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Okay, now let's move on to problem C. हर्ष। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? Hello? Yep. Yes. So ये थर्ड प्रॉब्लम, मिनिमाइज द मैक्सिमम ऑफ 2 अरेज। इसमें बेसिकली 2 अरेज जनरेट करने थे। लाइक कंडीशन ये है कि पहला अरे में यूनिक काउंट 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होनी चाहिए एंड ईच ऑफ द एलिमेंट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 10 डिविजर 1, एंड सेकेंड में यूनिक काउंट 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कोई भी डिविजर 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए था। तो सिंपल लॉजिक मैंने लगाया बाइनरी सर्च का, कि क्योंकि इसमें मोनोटोनिसिटी दिख रही थी कि अगर मेरा आंसर x है, अगर x तक मैं बोल रहा हूँ कि x तक मेरे पास काउंट 1 नंबर्स है, यूनिक काउंट 1 नंबर्स है जो एरे 1 में फिट हो जाएंगे एंड यूनिक काउंट 2 नंबर्स है जो एरे 2 में फिट हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स x+1 में भी वो आंसर वैलिड होगा। तो इसीलिए अपन इसमें मोनोटोनिसिटी दिख रही है तो अपन बाइनरी सर्च का सोच सकते हैं। तो मैंने इसमें बाइनरी सर्च का आइडिया लगाया। बाइनरी सर्च किस पे लगाएंगे? बाइनरी सर्च आंसर पे लगाएंगे। लोअर लिमिट 1, हायर लिमिट इंट मैक्स। अभी सिंपली अपन को चेक करना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा आंसर है तो क्या ये वैलिड है या वैलिड नहीं है। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने 3 चीजें निकाली। पहला टोटल 1, जो बता रहा है कि ऐसा एलिमेंट्स जो सिर्फ एरे 1 में प्रेजेंट हो सकता है, एरे 2 में नहीं हो सकता। दूसरा टोटल 2, जो बताएगा कि वो सिर्फ एरे 2 में प्रेजेंट हो सकता है, एरे 1 में प्रेजेंट नहीं हो सकता। एंड कॉमन, कॉमन मतलब वो एरे 1 में भी प्रेजेंट हो सकता है, एरे 2 में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ये आ गया मैथ्स का गेम। पहला बात, कॉमन कौन सा होगा? कॉमन वो होगा जो एरे 1 में भी प्रेजेंट हो, एरे 2 में भी प्रेजेंट हो। मतलब वो D1 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए एंड D2 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मेरा अभी है मिड, मेरे को चेक करना है कि मिड तक क्या मिड मेरा पॉसिबल आंसर है। तो मैंने मिड तक उतने एलिमेंट्स निकाले जो D1 से एंड D2 दोनों से डिविजिबल नहीं है। सिंपली D1 के मल्टीपल्स डिविजर्स लाइक से माइनस कर दिए, D2 के भी, प्लस इसमें मैंने 2 बार सेम चीज माइनस किए होंगे तो उनका जो एलसीएम होगा D1 D2 का वो मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा। फिर टोटल 1 में अभी ऐसा एलिमेंट्स जो सिर्फ एरे 1 में प्रेजेंट हो, एरे 1 में, और एरे 2 में ना हो। एरे 2 में प्रेजेंट नहीं हो मतलब क्या? एरे 2 में कौन से प्रेजेंट नहीं होंगे? एरे 2 में वो प्रेजेंट नहीं होंगे जो डिविजर है डिविजर 2 के।
हाँ मल्टीपल्स है डिविजर 2 के, डिस्टिंक्ट वन नॉट डिविजर, हाँ तो डिविजर 2 के मल्टीपल्स। तो एरे 1 में वो प्रेजेंट होंगे जो सिर्फ डिविजर है डिविजर 2 से। तो उसके लिए मेरा ये आएगा कि जितने भी डिविजर 2 के डिविजर्स है माइनस जो एरे 2 में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो एलसीएम होगा उससे भी हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली टोटल 2, एंड फिर अपन पहले अपने को पता चल गया कितना है जो सिर्फ एरे 1 में प्रेजेंट होगा, कितना है सिर्फ एरे 2 में प्रेजेंट होगा। अब हम लोग को चाहिए कितना, एरे 1 में C1 चाहिए, एरे 2 में C2 चाहिए। अभी अपन ट्राई करेंगे जो कॉमन है उसमें से देने का जिसमें कम पड़ रहा है, एंड देन अपन चेक करेंगे कि क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि टोटल 1 C1 से बड़ा है एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड टोटल 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू C2 है। अगर है तो अपन अब लोअर बाउंड्री पे काम करेंगे, नहीं तो वापस अपन अपना लिमिट बढ़ा देंगे। तो समझ आया ये? तो मतलब इसका मुझे लगता है यही ज्यादातर लोगों ने यही सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया होगा, मेरा भी ऐसा ही सॉल्यूशन था। बाइनरी सर्च प्लस तुम डिविजर टू के मल्टीपल्स को फर्स्ट वाले में डालो और डिविजर 1 के मल्टीपल्स को सेकंड वाले में डालो, ऐसे स्वैप कर दो और जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे उनको अकॉर्डिंगली डाल दो। हाँ मतलब ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ अरे 1 में प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ अरे 2 में प्रेजेंट हो, एंड जो कॉमन एलिमेंट्स है जिसको अपन अरे 1 अरे 2 जिसमें भी डाल सकते हैं। मतलब ये सबसे सही प्रॉब्लम था, डी से अच्छा तो ये सी प्रॉब्लम था। हाँ डी डी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिंपल मैथ्स। हम्म, इसमें सी में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, नहीं है। नहीं फिर अगर अगर तुम लोगों को बाइनरी सर्च नहीं पता किसी को तो बाइनरी सर्च सीख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। सो हाँ नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी। ओके सो प्रॉब्लम डी। प्रॉब्लम डी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। एक स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग्स दिया गया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग में बहुत वर्ड्स हो सकते हैं। अब हमें कितने इसके एनाग्राम्स पॉसिबल है वो बताना है। तो एनाग्राम्स, अब यहाँ पे एनाग्राम क्या होता है, अगर कोई एक वर्ड है टू, तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं उसको किसी भी तरीके से परम्यूट कर दो तो एक एनाग्राम मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हॉट है, इसको मैं TOH लिख सकता हूँ, OTH लिख सकता हूँ, वो सब इसके एनाग्राम होंगे। तो इस पूरे स्ट्रिंग के कितने टोटल एनाग्राम्स पॉसिबल है वो हमें बताना है। ठीक है, तो फिर कैसे पता लगाएं, तो सबसे पहले इसको वर्ड बाय वर्ड पता लगाएंगे कि इस वर्ड के कितने एनाग्राम्स पॉसिबल है, इस वर्ड का कितना एनाग्राम पॉसिबल है। इसके सपोज 3 पॉसिबल है, इसके सपोज 6 पॉसिबल है, तो 3 इंटू 6 करेंगे आंसर आएगा। तो हर एक वर्ड के कितने एनाग्राम्स पॉसिबल है वो पता लगाओ और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे स्ट्रिंग के लिए तुम्हें पता चल जाएगा कितने एनाग्राम्स पॉसिबल है। ओके, तो सपोज ये एक वर्ड है AB, AA, EV, CDE, तो इसके कितने एनाग्राम्स पॉसिबल हैं, इसको बेसिकली कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं। तो काउंट करो, नंबर ऑफ एज कितने, 2, हाउ मेनी बीज आर देयर, 2, number of 1 C's is 1, number of E1, number of E1. So this is simple mathematics that you study in class 11th and 12th. So if I have to find the number of permutations, simply I have to do total कितने letters है, 1 2 3 4 5 6 7, so 7 factorial divided by how many times these letters are there, so 2 factorial into 2 factorial into 1 factorial into 1 factorial. This is the simple formula for finding the number of permutations. Now I have to do this for every word and multiply all the number of ways. Okay, so
बस तो वर्ड बाय वर्ड टोटल नंबर ऑफ वर्ड बाय वर्ड परम्यूटेशंस पता लगाने, मल्टीप्लाई करते जाने, बस और कुछ नहीं करना। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब वही अब अगर परमेट थ्योरम बता देना। हाँ, अब अगर इसमें क्या करना है, तुम्हें ये पता लगाना है। अब इसमें तुम देखोगे कि ये आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, सो यू हैव टू मॉड्यूलो इट विद 10 to the power 9 plus 7. So you have to find this thing modulo with 10 to the power 9 plus 7. ओके, सो अब मॉड्यूलो में क्या होता है, मॉड्यूलो में सपोज अगर तुम्हें a इंटू बी मॉड्यूलो m पता लगाना है, तो हम इसे a मॉड्यूलो m इंटू बी मॉड्यूलो m, ये क्या कर सकते हैं, पहले a को m से मॉड्यूलो करो, रिमाइंडर पता लगाओ, b को m से मॉड्यूलो करो, रिमाइंडर पता लगाओ, फिर ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर m से मॉड्यूलो कर दो, तो ये इसके बराबर आता है। बट a डिवाइडेड बाय b में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। अगर ये मुझे पता लगाना है, देन आई कैन नॉट डू दिस। ये मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये करना पड़ता है। ये देखो b जो है वो डिनोमिनेटर में, तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है डिवीजन के टाइम पे, ये डिनोमिनेटर में, तो इसका मुझे मॉड्यूलो इनवर्स पता लगाना पड़ेगा अंडर m। फॉर्मूला ऐसा दिखता है, a मॉड्यूलो m मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स, और आई कैन से मॉड्यूलो इनवर्स of b modulo m, and then this whole thing modulo with m. So this is the formula for a by b modulo m. Okay, तो इसमें सॉल्यूशन तो पता है, सिंपल है। अगर किसी ने इस तरीके का प्रॉब्लम पहले सॉल्व नहीं किया है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में फंस सकता है। तो इसके लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट बना के रखते हैं। टेम्पलेट कैसा होता है, इस तरीके का दिखता है। पहले हम अब देखो फैक्टोरियल जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, 10 फैक्टोरियल बहुत बड़ा होता है, 20 फैक्टोरियल तक आते आते इंटीजर में फिट ही नहीं करेगा। तो फैक्टोरियल को हम पहले ही प्री कंप्यूट करेंगे, और फैक्टोरियल को प्री कंप्यूट करते वक्त उसको m से मॉड्यूलो करते रहेंगे ताकि इंटीजर में फिट बैठे वो। तो ये फैक्टोरियल को पहले प्री कैलकुलेट करेंगे, फिर इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल भी प्री कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जैसे फैक्टोरियल है तो ये डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, तो उसका हमें इनवर्स पता लगाना है, तो इनवर्स को भी पहले से ही प्री कंप्यूट करके रखेंगे। तो ये जो है फैक्टोरियल प्री कंप्यूट करेगा, ये जो है इनवर्स को, सारे फैक्टोरियल के इनवर्स को प्री कंप्यूट कर लेगा अंडर 10 to the power 9 plus 7 अंडर m। ठीक है, और इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी नंबर का, अगर मुझे इनवर्स पता लगाना है तो उसके लिए फर्मेट्स थ्योरम जो है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम कहते हैं आई गेस, which is that A inverse is equal to A to the power m minus 2 under modulo m. A inverse under modulo m is A to the power m minus 2 under modulo m. This is valid if m is prime. M is prime, then this formula is valid, which is called Fermat's little theorem. Okay, तो एक्चुअली में ये इसको ऐसे लिखा जाता है, a to the power m is equal to 1, a to the power m minus 1, yeah. No, a to the power m is equal to a under modulo m is equal to a modulo m. So this is the actual formula.
तो इस फॉर्मूला से इनवर्स फॉर्मूला को निकाला जाता है। तो ये फॉर्मूला है a to the power m अंडर मॉड्यूलो m इज इक्वल टू a मॉड्यूलो m। ओके, सो ये मॉड्यूलो m है, देन आई कैन व्हाट आई कैन डू, आई कैन subtract 2 from the power over here as well as over here, then I will get a to the power of m minus 2 and over here it's a to the power of 1. So 1 में से अगर subtract 2 को subtract करेंगे then I will get a to the power of minus 1. तो ये इस तरीके से ये formula आया। Okay, so if you know this formula then you can simply find a to the power m minus 2 modulo m, and that would be the inverse. But this only works if m is a prime number. If m is not a prime number तो फिर दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर m प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम है, तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसका कुछ कंडीशंस होते हैं कि a और m को प्राइम है या नहीं, ठीक है, बट नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल। तो सिंपली यू कैन सेव अ टेम्पलेट लाइक दिस, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स कभी भी आए तो डील करने में आसानी होता है, फास्ट कोड हो जाता है। ओके, सो आफ्टर प्री कैलकुलेटिंग what you can do, you can simply, if you have to get the factorial of any number, you can just take the value from here. Okay, and if you have to take the inverse of factorial of any number, then also you can take it from here. तो अब इसमें क्या किया मैंने, इसमें सिंपली स्ट्रिंग में आइट्रेट कर रहा हूँ, आंसर को इनिशियली 1 रखा, स्ट्रिंग में आइट्रेट कर रहा हूँ, ये मुझे s जो है वो s नॉट इक्वल टू स्पेस, इसका मतलब है कि वर्ड कंटिन्यू हो रहा है, तो लेटर्स को मैं, जैसे ये, तो लेटर्स का मैं काउंट स्टोर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। फिर अगर SI स्पेस है, इसका मतलब है वर्ड वहां पे एंड हो रहा है, तो उस पॉइंट पे अब मुझे उस वर्ड का नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पता लगाना होगा और उसको आंसर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे फिर मैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पता लगा रहा हूँ। सो अब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे पता लगाऊंगा, x हो जाएगा टोटल काउंट, तो टोटल काउंट का फैक्टोरियल। Now this is now denominator. So denominator क्या होगा, ये जो भी काउंट में जो भी वैल्यूज है उन सब के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही डिनोमिनेटर में उन सारे फैक्टोरियल का प्रोडक्ट लिया है, and then at the end I am getting the inverse of that denominator and multiplying it with factorial of x. So this and then multiplying it with answer and getting its modulo. So simple that, and then at the end I will return the answer. ठीक है, तो बस सिंपल था, बस ये सिंपल बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम था ये, आई वुड से। भैया इसमें x का रोल क्या है? x का रोल क्या है, x मुझे टोटल काउंट बता रहा है, मतलब टोटल वर्ड में टोटल कितने लेटर्स हैं वो बता रहा है। वैसे मैं x को पहले यहाँ पे भी रख सकता था वेरिएबल में, लेकिन मैंने सोचा ठीक है काउंट, सारे लेटर्स का काउंट ले ही रहे, तो x बस वही बता रहे टोटल कितने लेटर्स है। जैसे ये यहाँ पे स्पेस आ गया, तो सारे लेटर्स में मैं आइट्रेट करूंगा, सारे लेटर्स का कितना काउंट है अब तक वो देखूंगा, उसको ऐड करूंगा, तो टोटल कितने लेटर्स हैं वो मुझे पता चल जाएगा, तो उन टोटल लेटर्स का फिर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये पता लगाने के बाद फिर मैं CI को 0 कर रहा हूँ, काउंट को 0 कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट वर्ड फिर स्टार्ट हो जाएगा स्पेस के बाद, तो उसके लिए फिर काउंट को 0 रखना पड़ेगा इनिशियल। या सो और किसी को कुछ डाउट है इस प्रॉब्लम में? ठीक है, तो इस तरीके का एक टेम्पलेट रख लेना अपने पास सॉल्व करने के लिए। ओके